मॉर्निंग चिल्ड्रन, क्लास 9th ऑनलाइन क्लास में आपका स्वागत है। बच्चों, आए आज के इस वीडियो में हम लोग अपनी पाठ्यपुस्तक कृतिका भाग 1, जिसमें दूसरा चैप्टर है रीढ़ की हड्डी, जिसके लेखक जगदीश चंद्र माथुर जी हैं। बच्चों, आए आज इसी एकांकी के विषय में जानते हैं। बच्चों, यह जगदीश चंद्र माथुर की एक भावना प्रधान सामाजिक एकांकी है। एकांकी किसे कहते हैं बच्चों, इसको पहले जान लें। हिंदी गद्य की 13 विधाएं प्रमुख रूप से प्रचलित हैं। उन 13 विधाओं में एक विधा एकांकी विधा भी है। 13 विधाओं में कुछ विधाओं के नाम हम आपको बता दे रहे हैं, इसके विषय में आप जानिए। जैसे उपन्यास, कहानी, नाटक, एकांकी, निबंध, भेंट वार्ता, रिपोर्टाज, संस्मरण, रेखाचित्र, यात्रा साहित्य, डायरी आदि। तो उसी तरह से यह एकांकी है। अब एकांकी और नाटक किसे कहते हैं, इसके विषय में भी जान ले। नाटक की परिभाषा क्या है कि रंगमंच पर अभिनय की दृष्टि से लिखी गई एक से अधिक अंकों की गद्य रचना को ही हम नाटक कहते हैं। मतलब जो रंगमंच पर अभिनय की दृष्टि से लिखा गया एक से अधिक अंक की जो गद्य रचना होती है, जिसमें संवाद प्रधान होता है, उसे ही हम क्या कहते हैं, नाटक कहते हैं। और उसी का एक प्रतिरूप है एकांकी। एकांकी का मतलब होता है कि रंगमंच पर अभिनय की दृष्टि से लिखी गई एक अंक की रचना को हम एकांकी कहते हैं। इसमें भी कोई एक घटना प्रधान होता है। जैसे नाटक में जन्म से लेकर मृत्यु तक की घटनाएं लिखी जाती हैं, और एकांकी में जीवन के किसी एक पक्ष को उभारा जाता है, किसी एक अंक को लिया जाता है। अब यह जो एकांकी है, यह एक सामाजिक एकांकी है जगदीश चंद्र माथुर की, जो एक भावना प्रधान एकांकी है। इसमें जगदीश चंद्र माथुर जी ने वर्तमान समाज में फैले हुए दहेज रूपी दानों का वर्णन किया है इन्होंने। बच्चों, आपको यह बता दें कि आज के परिवेश में क्या है कि समाज में कन्या पक्ष कितना भी श्रेष्ठ हो, कन्या कितनी भी पढ़ी लिखी हो, लेकिन वर पक्ष के सामने कन्या पक्ष को हमेशा नतमस्तक होना पड़ता है, हमेशा झुकना पड़ता है। यही कहानी, यही चीज इस एकांकी में भी दर्शाया गया है कि एक सुशिक्षित कन्या होते हुए भी अयोग्य वर के सामने कन्या पक्ष के पिता को नतमस्तक होना पड़ता है। वह अपने कन्या की योग्यता को छिपाता है। क्यों? क्योंकि वर पक्ष को श्रेष्ठ समझा जाता है। और आज के समय में समाज में ये जो दहेज रूपी दानव है, ये दहेज रूपी दानव एक भयंकर अभिशाप बना हुआ है समाज के लिए। अगर हमें समाज में नई दिशा प्रदान करना है, एक आदर्श समाज की स्थापना करना है, तो उसके लिए समाज से हमें दहेज रूपी दानों को निकालना पड़ेगा। इस जो समाज में, आज के समाज में ये दहेज रूपी दानों ने जो अपना स्थान बनाया है, इस दहेज रूपी दानों को ना तो सरकार हटा सकता है, मतलब इस दहेज रूपी दानों को ना तो गवर्नमेंट हटा सकती है, ना तो शासन, ना तो प्रशासन। अगर इस दहेज रूपी दानों को कोई हटा सकता है तो समाज में एक नवयुवक हटा सकता है। इसलिए हर एक नवयुवक का यह कर्तव्य होता है कि वह दहेज का विरोध करे। हाँ, एक चीज और भी है कि आजकल के परिवेश में
स्त्री ही स्त्री की दुश्मन होती है। यह चीज भी आपको बता दें कि समाज में एक स्त्री ही स्त्री की दुश्मन होती है। आप कहीं भी इतिहास के पन्नों को उठाकर देखिए, या समाज में आज के समय में जो स्त्रियों के ऊपर, महिलाओं के ऊपर जो अत्याचार हो रहे हैं, उसमें कहीं ना कहीं परोक्ष रूप से महिलाओं का विशेष योगदान होता है। आपको बताएं कि आज के परिवेश में जितनी भी बहुएं, बेटियां जलाई जा रही हैं दहेज के कारण, उसका विशेष श्रेय अगर जाता है तो महिलाओं को जाता है, क्योंकि दहेज के लिए ये महिलाएं ही सबसे आगे आती हैं। जबकि वह यह अपने हृदय में नहीं सोचती हैं कि मैं भी एक महिला हूं, मैं भी किसी एक पिता की संतान हूं। जबकि समाज में स्त्री ही स्त्री की दुश्मन बनती है, जबकि ऐसा नहीं होना चाहिए। इस समाज से दहेज रूपी दानों को हटाने के लिए हर एक युवक वर्ग को हमेशा तत्पर रहना चाहिए कि हम दहेज का विरोध करेंगे। लेकिन आज का परिवेश क्या है कि जब लोग लड़की की शादी ढूंढने के लिए जाते हैं तो वहां पर दहेज का विरोध करते हैं, और जब अपने घर लड़के के लिए कोई कन्या पक्ष का आता है तो वहां पर दुनिया भर के लिए दहेज का डिमांड करते हैं, मांग करते हैं। जब लड़की की शादी ढूंढने जाएंगे तो दहेज का विरोध करेंगे, और जब लड़के की शादी तय करेंगे तो वहां पर दहेज का डिमांड करते हैं। तो इस समाज में जो दहेज रूपी दानव है, यह किसी तरह से हमारा आपका कल्याण नहीं होने देगा। इसलिए समाज से दहेज रूपी दानों को निकालना ही पड़ेगा। यह एक जो कहानी है, यह एक घटना प्रधान कहानी है। इस कहानी का उद्देश्य ही यही है कि समाज से ये जो दहेज रूपी दानों है इसको निकालना चाहिए। समाज से बिना दहेज रूपी दानों निकाले एक आदर्श समाज की स्थापना हम नहीं कर सकते हैं। इसमें यह भी बताया गया है कि एक कितना भी अयोग्य वर हो, लेकिन वह हमेशा अपने सेखी में रहता है, अपने शान में रहता है। और कन्या पक्ष कितना भी सबल हो, कितना भी सुशिक्षित हो, कितना भी सज्जन हो, लेकिन वर पक्ष के सामने उसे झुकना ही पड़ता है। यही इस कहानी का मूल उद्देश्य है। और आज के परिवेश में विशेष रूप से ये मध्यम वर्गीय जो परिवार है, जैसे समाज में 3 वर्ग हैं, उच्च वर्ग, निम्न वर्ग और मध्यम वर्ग। आप देखेंगे बच्चों कि उच्च वर्ग में दहेज की कोई डिमांड नहीं है, उच्च वर्ग में दहेज नहीं मांगा जाता है, निम्न वर्ग में दहेज का कोई नाम ही नहीं आता है। लेकिन ये जो मध्यम वर्ग के लोग हैं, यही लोग दहेज के पीछे हमेशा परेशान रहते हैं। आए कहानी के प्रमुख पात्रों में चलते हैं। इस एकांकी में प्रमुख पात्र हैं, एक राम स्वरूप जी हैं, एक प्रेमा है, एक उमा शंकर हैं, और उमा है, एक उमा इनका राम स्वरूप का नौकर है, एक गोपाल प्रसाद है और एक शंकर है। अब इन लोगों का संबंध भी बता दें क्या कि ये राम स्वरूप जो हैं, इनकी पत्नी का नाम प्रेमा है। प्रेमा जो है राम स्वरूप की पत्नी है, और उमा जो है यह राम स्वरूप की पुत्री है। इनका एक नौकर है, और इनके राम स्वरूप के चिरपरिचित एक वकील साहब हैं जिनका नाम है गोपाल प्रसाद, और गोपाल प्रसाद के पुत्र का नाम क्या है? शंकर। ये शंकर विवाह के योग्य है, और इधर उमा भी विवाह के योग्य है। राम स्वरूप जी अपनी पुत्री का विवाह गोपाल प्रसाद के पुत्र शंकर से करना चाहते हैं, जो कि यह एक अयोग्य वर है। और प्रेमा जो है एक शिक्षित लड़की है। ये दोनों गोपाल प्रसाद जो हैं यह एक वकील तो हैं, लेकिन यह बहू जो घर में लाना चाहते हैं, यह पढ़ी लिखी बहू को नहीं लाना चाहते हैं। इनकी यही एक मंशा है कि घर में जो बहू आए वह ज्यादा पढ़ी लिखी ना हो। राम स्वरूप जी जब अपने पुत्री की शादी तय करते हैं शंकर के साथ में, तो यह बताते हैं कि हमारी लड़की ज्यादा पढ़ी लिखी नहीं है। लड़की को देखने के लिए गोपाल प्रसाद और शंकर ये दोनों लोग आते हैं। इनका स्वागत सत्कार करते हैं राम स्वरूप जी, और जब इससे उमा से इसके पढ़ाई लिखाई के विषय में पूछते हैं,
इसे गीत संगीत के विषय में पूछते हैं। इससे अनेक प्रकार की चर्चा और परिचर्चा जब करते हैं तो उसका उत्तर यह देती है, जब इसे संगीत के विषय में पूछते हैं तो संगीत के विषय में या इनको मीरा का एक बहुत बढ़िया पद गाकर सुनाती हैं उमा जी, तो उससे तो बहुत संतुष्ट होते हैं। उमा जो है वह कृत्रिम सौंदर्य को महत्व नहीं देती है और गोपाल प्रसाद यह कृत्रिम सौंदर्य को महत्व देते हैं। कृत्रिम सौंदर्य का मतलब क्या होता है? बनावटी। जैसे इनकी ये मंशा है कि बहु पढ़ी लिखी ना हो लेकिन सुंदर हो, सुंदर हो बेशक बनावटी सुंदर हो, बेशक क्रीम पाउडर लगाकर या जाकर कहां पर आज सौंदर्य प्रसाधन का केंद्र क्या बना हुआ है? ब्यूटी पार्लर। बेशक ब्यूटी पार्लर में जाकर खूबसूरत हुई हो, चरित्र बिल्कुल बेशक खराब हो, उसका आचरण बिल्कुल ना सही हो, संस्कार कुछ भी ना हो, लेकिन देखने में क्या हो? सुंदर हो। तो ऐसी बहू को चाहते हैं। और यह उमा जो है एक संस्कारित शिक्षित लड़की है। अंत में जब उसके आंखों पर लगा हुआ चश्मा गोपाल प्रसाद देखते हैं और गोपाल प्रसाद पूछते हैं कि आंखों में चश्मा कैसे लगा है, तो उस पर भी रामस्वरूप जी झूठ बोलते हैं और कहते हैं कि पिछले महीनों में इसकी आंखें दुखने लगी थी इसलिए इसका चश्मा लगा। तो बाद में ये गोपाल प्रसाद हट करते हैं उमा से भी कि तुम भी कुछ बोलो, तुम भी कुछ बोलो, जबकि उमा एक आदर्श नारी, एक आदर्श लड़की का परिचय देते हुए, एक आदर्श कन्या का परिचय देते हुए वह पिता के सामने मौन रहती है। लेकिन यह जब बहुत अधिक प्रेशर देते हैं, बहुत अधिक दबाव बनाते हैं कि तुम भी कुछ बोलो, तो जब वह बोलती है 100 शब्दों का एक शब्द बोलती है, लेकिन बहुत गंभीर शब्दों में बोलती है। और उमा कहती क्या है? अंत में उमा यही कहती है कि समाज में जब कोई भी किसी दुकान पर कुर्सी मेज खरीदने के लिए जाता है तो दुकानदार से पूछता है, ना कि कुर्सी मेज से पूछता है। आप हमारे एक खरीदार बनकर आए हुए हैं, आप मुझसे मत पूछिए, मुझको देखिए, अगर आपको पसंद आएगा तो विवाह कीजिएगा, अन्यथा अपने घर वापस जाइएगा। जब इतनी बात कहती है तो इसकी बात को सुनकर गोपाल प्रसाद बहुत ही आश्चर्यचकित होते हैं और पूछते हैं कि कहिए, लगता है कि ये लड़की पढ़ी लिखी है। तो उसने कहा कि हाँ मैं पढ़ी लिखी हूं, तुम्हारे लड़के की तरह मैं आवारा नहीं हूं, तुम्हारे लड़के की तरह मैं चरित्रहीन नहीं हूं, तुम्हारे लड़के की तरह मैं एक संस्कार विहीन नहीं हूं। आप अपने जाइए, अपने लड़के से पूछिए कि क्या इसके रीढ़ की हड्डी है या नहीं, यानी ब्रेक बोन। ब्रेक बोन का मतलब अब एक बताती कहाँ की है कि जब कॉलेज में मैं पढ़ती थी तो उस समय कॉलेज के इर्द गिर्द शंकर हमेशा घूमा करता था, आवारागिरी करता था, लफंगापन करता था। तो इससे पूछिए, तुम्हारे बच्चे से, तुम्हारे लड़के से मैं लाख गुना अच्छी हूं। अब आप जाइए अपने घर पर देखिए। तो दोनों का विरोध करते हुए ये लोग अपने घर चले जाते हैं। कौन? गोपाल और शंकर। तो एक कहानी का सारांश मैंने आपको बताया, इस कहानी का उद्देश्य आपको बताया। अब शेष पाठ का पठन पाठन अगले वीडियो में आप लोग देखेंगे। आपका दिन शुभ हो। नमस्कार, धन्यवाद। और आज का होमवर्क आप लोगों का है कि आप लोग इसी कहानी को, एकांकी को पढ़ेंगे और समझेंगे। तब तक आपका दिन शुभ हो। नमस्कार, धन्यवाद।